हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो ये हमारी क्लास 51 है एंड हम डिस्कस कर रहे हैं 10 MCQs रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्विज के लिए। ओके, तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, आई होप मेरी वॉइस आपको आ रही होगी क्लियर एंड लाउड। ओके, गुड इवनिंग। यस, कल क्लास नहीं हुई थी। एक्चुअली आई वॉजंट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। बट अब आपकी रेगुलर क्लासेस होगी जैसे आपकी क्लास हो रही थी, ठीक है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड वन विद स्टडीज एंड वर्क हार्डर कंसंट्रेट्स मोर एंड एग्जिबिट स्टडीनेस इन हिज वर्क। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारा क्वेश्चन है आपका, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, और मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड की थी कौन सी आपको वीडियो देखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड वहाँ पे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। रजनीश, ओके, आप प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए और उसके बाद मैं आपको पेड कोर्स की सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगी। और पेड कोर्स पे हम डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, मतलब क्विज खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो भी एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी जिनके अंदर होगी वो हमेशा ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा होगा, स्टडीनेस भी उनके अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका डिटेल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड। ओके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। हो सकता है मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में बिजी होंगी क्लास के लिए, ठीक है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। मैं आपको भी रिप्लाई कर दूंगी आफ्टर द क्लास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, चिल्ड्रन हु हैव दिस टेंडेंसी आर यूजली बुलीज, ट्रबल मेकर्स एंड दे कमिट मेनी एंटी सोशल एक्ट इन और आउट ऑफ स्कूल। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज क्रिमिनल टेंडेंसी। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। अगेन देखिए, हो सकता है एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आंसर जिनके करेक्ट नहीं आ रहे, तो देखिए आप इन आंसर्स को तभी कर पाओगे, मतलब इनको तभी आप परफॉर्म कर पाओगे जब आपने वीडियो देखी होगी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको नोट्स भी बनाने चाहिए। अगर आपने नोट्स नहीं परचेज किए तो आप नोट्स भी बनाइए और प्लस उनको बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेरेंट्स suffer from ignorance and wrong values, the children likewise suffer and the adverse consequences, because such parents with the right value can grow and develop more progressively. अगर बफर हो रहा है वीडियो तो एक बार फिर से रिलोड कर लीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो सकता है ये? ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। तो अगेन मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग फ्रॉम दीज डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज डिफर markedly in their values, manners, actions and thinkings। तो ये क्या होगा, कौन सा ट्रेट हो सकता है ये?
ओके, फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज कम्युनिटी बैकग्राउंड। ओके, next question is the city children has an edge over the rural children in the field of informal learning. Okay, फिफ्थ का आंसर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। देखिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है सिटी चिल्ड्रन एंड आपका रूरल चिल्ड्रन, ये भी आपका अगेन कम्युनिटी ही है। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं वही आपका, वो कम्युनिटी कहाँ की है, वो रूरल एरियाज़ की है या वो अर्बन एरियाज़ की है, सिटी की है, वो दोनों चीज़ें आपकी कम्युनिटी बैकग्राउंड में ही आएगी। ठीक है, कल्चर जो अगेन कल्चर बहुत वास्ट चीज़ हो जाती है। कल्चर आपकी सोसाइटी की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, आपकी कम्युनिटीज़ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, बट आपकी कम्युनिटी बैकग्राउंड स्पेशली उन चीज़ों से रिलेटेड है जो कि आपका एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कम्युनिटी बैकग्राउंड यहाँ पे क्यों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका adopting special programs or method for individualizing instructions. इंस्ट्रक्शंस को इंडिविजुअलाइज करना और उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स एंड मेथड्स को अडॉप्ट करना, ये किस चीज़ में आता है? अच्छा, आज किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है क्वेश्चन में, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन से एटलीस्ट आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज स्कूल। यहाँ पर देखिए स्कूल क्यों होगा, अगेन हमने बात करी है इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की हमने बात करी है, और ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की बात है ये आपकी कल्चर में ऑफकोर्स नहीं होगी, क्योंकि कल्चर जब भी आपको मिलता है, किसी भी स्टूडेंट को जब वो कल्चर मिलता है या कल्चर से कोई लर्निंग मिलती है तो वो एज अ होल मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कल्चर के पार्ट हो तो आपको कुछ और लर्निंग दी जाएगी और किसी दूसरे पर्सन को कोई दूसरी लर्निंग दी जाएगी, सबको एक जैसी लर्निंग दी जाती है। इसी तरीके से फैमिली बैकग्राउंड में भी क्या हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड का ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर किसी को भी कोई स्पेशल प्रोग्राम्स या फिर मेथड्स नहीं यूज़ करते हो। ठीक है, या वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड करते हो। और कम्युनिटी बैकग्राउंड पे अगेन यहाँ पर भी एज अ होल ही होगा। तो राइट आंसर आपको होगा स्कूल, जहाँ पे आप डिफरेंट प्रोग्राम्स या मेथड्स के थ्रू इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बाय स्कूल। इसमें आपको इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है बाय स्कूल। सुजन, ये कम्युनिकेशन की क्लास नहीं है, ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, तो अगेन ये जो क्वेश्चन था आपका ये भी काफ़ी इजी है। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज सेफ एटमॉस्फेयर एट होम। तो हमें पता है अगर हमने यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता कि सेफ एटमॉस्फेयर एट स्कूल तो वो आपका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता स्कूल का। ठीक है, बट सेफ एटमॉस्फेयर एट होम ये स्कूल नहीं इंश्योर कर सकता है। ओके, दिस हैज़ टू बी इंश्योर्ड बाय द पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन द हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, all students cannot be benefited by a particular method of instruction and a uniform and rigid curriculum. तो ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो
इस तरीके के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, क्या वो स्टेटमेंट कोई इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर नहीं डाल रहा है। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू। अब हमें पता है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही इस चीज़ पे फोकस्ड है कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अलग अलग होती है। कोई भी दो स्टूडेंट एक जैसा नहीं सीखते हैं, सबके अंदर जो लर्निंग पैटर्न होता है, जो ग्रोथ होता है, वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हमें एक ही मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम सबको एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। हमको यूनिफॉर्म मेथड्स नहीं लेने चाहिए, हमको एक फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड फ्लेक्सिबल जो मेथड है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में तो यही सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इसी तरीके से फ्रेम करके आते हैं, बस उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन आइडिया होता है किसी भी टॉपिक का, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो ही आप परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर शुड नॉट बी सेंसिटिव टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जल्दी से आंसर कीजिए। एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सेंसिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें गलत आंसर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आप लोगों ने आंसर गलत दिया। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक टीचर को जो इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक है या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऑफकोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका फॉल्स। ठीक है, शुड नॉट बोला है, इसमें नॉट लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है आपके कोर्स करिकुलम में क्यों डाला गया है, इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही है कि आप जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है और उनकी जो हेरिडिटी होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो अलग अलग होता है और इसी वजह से जो उनकी लर्निंग होती है वो भी अलग अलग होती है। और इसलिए हमें जो हमारे मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे जितने भी हम मीन्स यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज फ्रेम कर रहे हैं, वो सारे हमारे अलग अलग होने चाहिए और प्लस फ्लेक्सिबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। तो आई होप समझ में आ गया अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर्स चैलेंज इज टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन एंड वर्क टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ इन ईच चाइल्ड। मिलू, एक मिनट आप जरा होल्ड करिए, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, फिर मैं आपको आंसर देती, मतलब आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज ट्रू। ठीक है, अ चिल्ड्रन चैलेंज इज टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन एंड वर्क टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ इन ईच चाइल्ड। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये एक आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, आप अगर टीचर बनोगे तो आपके लिए चैलेंज होगा कि किस तरीके से आप सारे स्टूडेंट को ग्रोथ की तरफ लाएं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट फेल हो जाए और बाकी स्टूडेंट एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमाइज करना चाहिए कि हर एक बच्चा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम
पार्टिसिपेट करे और मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आए। और उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और जब उनको आप समझोगे, उनके तरफ काम करोगे, उस फील्ड में वर्क करोगे, तो ही आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, तो आई होप अब समझ में आ गया है ये क्वेश्चन और ये टॉपिक। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। आई थिंक 1 और 2 क्लास में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको और क्लासेस चाहिए होगी इस टॉपिक के ऊपर। अगेन कल का टॉपिक सेम होगा आपका। चलिए, अब आप अपने नंबर्स जिनके जिनके जो भी हैं वो शेयर कर दीजिए। जबीर राशिद के 10 हैं, रजनीश के भी 10 हैं, साधना के ओके, और किस किस के 10 आए हैं? काफ़ी लोगों के 9 भी हैं। सुमन के 9 हैं, श्वेता के 9 हैं, दैट्स गुड। जिनके देखिए कम मार्क्स हैं, जिनके 8 हैं, 7 हैं, वो लोग प्लीज़ इस टॉपिक को दोबारा पढ़िए और देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हो इसमें कहाँ गलती कर रहे हो। अगेन मंजू का एक क्वेश्चन था, सॉरी मीलू का एक क्वेश्चन था, ने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने बोला है कि मैम मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम है कि मैं जब भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, मैं सारे क्वेश्चन दे देती हूँ, और जब मैं एग्जाम सेंटर में जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं और हर बार नेट उनका 2 या 4 मार्क्स से, 2 या 4 क्वेश्चन से रह जाता है। देखिए आपका ये जो मतलब ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। मोस्टली अगर एक टर्म बोले हम एग्जाम फोबिया, वो आप कह सकती हैं कि उस वक्त इतना ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर प्रेशर हो जाता है एग्जाम को लेकर कि वहाँ पे आप अपना मैक्सिमम या 100% नहीं दे पाती हैं। उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितनी भी आपको अगर कोई भी वेबसाइट आपको पता हो आप वहाँ पे जाइए। मॉक टेस्ट जितने मैक्सिमम आप दे पाएंगी उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इट मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि आप बोल रही हैं कि आप हमेशा परफॉर्म करती हैं बेटर जब भी आप यहाँ पे लाइव टेस्ट में होती हैं, तो इट मीन्स कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं। बट आपको क्या है, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, और उसके लिए मैक्सिमम ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जितने भी, अगर आपके पास कोई बुक हो सैम्पल पेपर की, अगर नहीं हो तो खरीद लीजिए सैम्पल पेपर की बुक्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक चीज़ और भी है कि अक्सर जो सैम्पल पेपर की बुक्स आती हैं उसमें वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो अगेन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो आपके लिए। तो आप ये कर सकती हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सारे लगा डालिए, जितनी बार आप लगा सकती हैं। उसके अलावा प्लस जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सॉल्व कीजिए। और सैम्पल पेपर जो हैं, जो नए क्वेश्चंस हैं, जो नए मतलब नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। तो उससे आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अभी क्लास स्टार्ट नहीं है। ठीक है प्रसन्नता, मैंने अभी कोई भी हायरिंग नहीं की है, तो इस वक्त जो क्लासेस चल रही हैं वही आपकी चलेंगी, कॉमर्स की और जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 मंथ में हो सकता है हम लोग हायरिंग स्टार्ट करें दोबारा से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने बोला है। ठीक है, मैक्सिमम यस वेबसाइट के बारे में देखिए, वेबसाइट आई होप आई एम प्लानिंग कि मैं 31 को लॉन्च कर दूँ। 31 जुलाई आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा डायनेमिक स्टडी का, और मतलब 31 जुलाई जो था वो पहला दिन था जिस दिन मैंने पहली वीडियो डाली थी। ठीक है, तो 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो उस ओकेजन पे हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे और 1000 वीडियोस भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, उससे पहले ही आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाकर लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन और साइन अप करना है, साइन अप करना है। तो उससे क्या होगा, आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे और जितनी भी क्विजेज आएंगी आप वहाँ पर अपना क्विज दे सकते हैं, और प्लस आपको आइडिया भी रहेगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहली क्विज जो आपके आई वो 10 क्वेश्चंस की आई, तो 10 क्वेश्चंस में से आपको 9 मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, ये सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मिलता जाएगा आपको। हर बार आपको पता चल जाएगा कि आपका लास्ट जो था परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करी है कि वहाँ पर आपको मतलब आपका परफॉर्मेंस भी पता चलता रहे कि आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो 31 हमारा टारगेट है। हो सकता है उससे पहले भी लॉन्च हो जाए, हो सकता है उसके बाद, मतलब तब तक वो वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी और आपको वहाँ पे साइन अप करना होगा। मैं आपको बता दूंगी कि कब आपको जाकर साइन अप करना है, उस टाइम पे आप साइन अप कर लीजिएगा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और आपको क्विजेस मिलती रहेंगी और वहाँ पे जाकर आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, जितना चाहे उतना, और प्लस अपनी परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो।
मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आएंगे, मैनेजमेंट की क्लासेस आपकी आ रही हैं रेगुलर, ठीक है, मैनेजमेंट की क्लासेस चलेंगी। यस आप हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स के मॉक अवेलेबल हो पाएँ, ठीक है, हम उस पर वर्क करेंगे। अगेन वेबसाइट को मैनेज करना और इतने सारे कंटेंट प्रोवाइड करना एक हैक्टिक वर्क होता है, बट हमारा फोकस सबसे ज़्यादा उसी पे होगा वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, और उस पर सारे सब्जेक्ट्स के आपको मॉक प्रोवाइड कराए जाएंगे। न्यू सिलेबस में ओल्ड क्वेश्चन देखिए, हुआ क्या है गज़ला, मैं आपको बताती हूँ। इस बार जो एग्ज़ाम था आपका, हमने देखा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे हर एक एग्जाम में, हर एक मतलब शिफ्ट में, जो पुराने क्वेश्चन से आए थे, पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं उससे रिपीट हुए थे। जैसे ब्रेन ड्रेन ले लीजिए, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर पे क्वेश्चन था, पोल्यूशन पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो पुराने ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिशियल होगा ही होगा। आप ये मान लीजिए कि हर बार शिफ्ट में आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज से रिपीटेड होंगे, क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड होंगे, ठीक है। वेबसाइट रेडी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। वेबसाइट पेड नहीं है, वेबसाइट ओपन रहेगी सबके लिए, आप आराम से वहाँ पे कोई भी विदाउट एनी पेमेंट आप जाकर वहाँ पे क्विज ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अभी मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, अगेन हिंदी टाइप करना आप जानते हैं कितना हैक्टिक काम होता है, तो इंग्लिश में तो मैं ट्राई करूँगी, प्लस मैं कोशिश करूँगी अगर हिंदी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, बहुत सारे स्टूडेंट हुए, तो हिंदी में भी क्वेश्चन हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं पेड कोर्स के बारे में, जिनके बारे में स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। तो देखिए, पेड कोर्स हमने लॉन्च किया है पेपर कोड 1 के लिए, ठीक है, नॉट पेपर कोड, बेसिकली पेपर 1 के लिए, जो आपका पेपर कोड 00 है उसके लिए, ठीक है। जो पेड कोर्स होगा आपका, उसमें आपको सारी वीडियोस दी जाएंगी, सारे नोट्स दिए जाएंगे, उसके अलावा आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए होती है, उस तरीके का सारा असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपको टाइम टेबल, किस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो नॉमिनल जो कॉस्ट है आपकी इस तरीके की एक कोर्स की, जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, जितना लोग चार्ज कर रहे हैं, वो अराउंड 5000 होती है, 6000 होती है, बट मैंने इसको अगेन बहुत ज़्यादा नॉमिनल रखा है। मैं अभी यहाँ पे आपको कोर्स की जो फ़ी है वो डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको जानना है कि क्या कोर्स की फ़ी है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, कितना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल आपको मेल फॉर्म करना है और ड्रॉप करना है मुझे, ठीक है। उस मेल में मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें उस पेड कोर्स में अवेलेबल की जाएंगी। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फ़ी है, अगर आप कर सकते हैं स्पेंड, अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड, तो आपको कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन पेपर 1 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है इसको, पेपर 2 के लिए अभी कोई भी पेड कोर्स नहीं है, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि मैं तभी कोई चीज़ आपको मतलब पे करके आपको तभी कोई पेड चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊं जब उसकी सच में उतनी ज़्यादा वर्थ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं मनी अर्निंग के, आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो पैसों के लिए ऑफकोर्स मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और उतना मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए मतलब पाने के लिए एटलीस्ट आपको 5000-3000 स्पेंड करना पड़ेगा। उतने वर्थ का मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा नॉमिनल फ़ी में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपका पेड कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, चैनल पे मैंने अनाउंस किया था, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। knowledgeword141@gmail.com ये आपकी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट पेपर में करवाया है वो सारा कंप्लीट है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें अभी तक बाकी हैं, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जितनी भी चीज़ें हैं, प्लस एड ऑन जितनी भी चीज़ें आपके आगे आएंगी, वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ओके। मेल आईडी मैं अभी आपको कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। Thank you so much. Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस।
रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। ओके, तो जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो जो आज के क्वेश्चंस हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। जो मैंने इससे पहले क्लासेस ली थी उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगेन इंडिविजुअल डिफरेंस जो आपका टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा डीप में हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स बताए थे, जो फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, मतलब जिन फैक्टर्स पे इंडिविजुअल डिफरेंस बेस्ड होता है। ठीक है, तो उन सब पे हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो 10 आपके एमसीक्यूज हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए क्विज के लिए। ओके, तो आई होप मेरी वॉइस आपको आ रही होगी क्लियर एंड लाउड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स सच एज टीचिंग एटमॉस्फेयर, करिकुलम, एम्पैथी ऑफ टीचर आर फैक्टर्स कंसर्न्ड विद डैश ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जल्दी से आप रिप्लाई कर दीजिए। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाला क्वेश्चन खुद से रीड आउट कर लीजिए। ओके, आप आंसर्स देना इसका स्टार्ट कीजिए, तो फिर मैं आपको जो आंसर होगा वो शो करूंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आंसर जल्दी बता दे रही हूँ तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज स्कूल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इन्होंने पूछा हुआ है कि टीचिंग एटमॉस्फेयर, जो पहली लाइन है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा टीचिंग एटमॉस्फेयर कहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स जो स्कूल होगा वहाँ पे होगा। अगेन अगर आपको लग रहा है कि फैमिली और कम्युनिटी, कल्चर की कम्युनिटी में भी एक तरीके से आपकी टीचिंग होती है, फैमिली में भी टीचिंग हो सकती है, तो अगेन यहाँ पे करिकुलम की बात होती है। और करिकुलम का भी मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। तो करिकुलम हम कहाँ पे फॉलो करते हैं? ऑफकोर्स जो होम टीचिंग होगी, जो होम स्कूलिंग होगी, वहाँ पे एक करिकुलम को फॉलो नहीं करोगे। स्कूल ही एक ऐसा फैक्टर होता है, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे हम करिकुलम को फॉलो करते हैं। अगेन जो थर्ड पॉइंट है आपका, वहाँ पे एम्पैथी ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, तो ये भी आपका स्कूल से रिलेटेड ही फैक्टर होगा। ओके, सो राइट आंसर विल बी स्कूल। देखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए तो वो क्वेश्चन पूछा क्या है ये आपको इजीली पता होना चाहिए, और उस क्वेश्चन से किस तरीके के और क्वेश्चंस बन सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगेन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यू स्टूडेंट्स हैव अ कैपेबिलिटी of hard working and let them help scoring consistently despite of their IQs as compared to other student is dash trait of individual difference। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए पूरा। तो मैं स्टेटमेंट बोल देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से खुद से पढ़कर आप बेटर कर पाएंगे, ओके, तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद आपको आंसर देना है कि ये कौन सा ट्रेट है। ट्रेट या फैक्टर, दोनों ही वर्ड आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सारे फैक्टर्स के बारे में मतलब बताया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेट पूछा है तो भी और फैक्टर्स पूछा है तो भी, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। मैंने यहाँ पे सॉरी मुझसे मिस हो गया है, तो राइट आंसर आपका बी होगा, दैट इज एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी। इसमें पूछा क्या है कि जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी हो सकता है उनकी आईक्यू उतनी ज़्यादा तेज़ ना हो बाकी स्टूडेंट से, बट वो क्या करते हैं, वो हमेशा हार्ड वर्किंग करते रहते हैं और उसकी वजह से जो उनके स्कोर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की कैपेसिटी को हम एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई कितना प्रयास करता है ये आपका डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, people with higher IQ tend to perform better than their competitors. This trait can be termed as, जल्दी से आंसर कीजिए।
ओके, आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड आंसर. जल्दी से आंसर दीजिए. ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. देखिए यहाँ पे बोला हुआ है पीपल विद हायर IQ टेंड टू परफॉर्म बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स. दिस ट्रेट कैन बी टर्म्ड एज, तो जिनकी IQ तेज होती है वो मोस्टली जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. और ये रीज़न क्या है? तो IQ का मतलब क्या होता है? IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट, ठीक है. और इसका मतलब इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ भी आती हैं, आपकी इंटेलिजेंस भी आती है, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी आती हैं. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होंगी वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ही बेस्ड होंगी. मतलब तीनों ही चीज़ों में बुद्धि के बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है. आपके इंटेलिजेंस की ही बात की जा रही है. और IQ भी क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशंट ही है, ठीक है. तो इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्वेश्चन देने का रीजन क्यों था? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. मैंने पहले भी देखा था एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या होगी या कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होगी. तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने इसीलिए फ्रेम किया ताकि आपको ये जो आपका एक कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर रिलीजियस बिलीव्स, आर फेथ एंड ओबीडियंस टू अ सर्टेन रिलीजन कम्स अंडर विच ट्रेट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? ओके, जल्दी से रिप्लाई कीजिए. ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज कल्चर, ठीक है. कल्चर में ही आपका रिलीजन भी आएगा. मैंने अभी आपको बताया था जब मैं आई थिंक 1 या 2 क्लास की बात है, जब मैं ये क्वेश्चंस करा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि रिलीजन जो होगा आपका ये कल्चर का पार्ट होगा, ठीक है. कल्चर अगर मैंने बोल दिया तो उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं. आपकी रिलीजियस बिलीव्स आ रही हैं, आपके फेथ आ रही है, आपकी ओबीडियंस आ रही है, और सारी ही चीज़ें जो आपने अपनी कल्चर के थ्रू ली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें. प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कल्चर में आपकी जो मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री का भी कुछ कल्चर होता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप किसी यूरोपियन नेशन से हो तो आपका रिलीजन कुछ भी हो, बट आपका जो यूरोपियन कल्चर होगा वो आपकी कंट्री का कल्चर होगा. तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आएंगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. आपका रिलीजियस बिलीफ प्लस आपके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, आपकी जो कंट्री रही होगी, उनका क्या कल्चर था, वो भी यहाँ पे दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है. नेक्स्ट चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Students can have the different background. They can come from rich or poor classes. This statement supports individual difference on the basis of. ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड. तो कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कम्युनिटी एंड फैमिली में प्रॉब्लम है, मतलब उसको कन्फ्यूजन लग रही है. तो एक बार मैं बता देती हूँ, अगर किसी को लग रहा हो कि कम्युनिटी भी हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर क्या बात करी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हैं, वो रिच भी हो सकते हैं और पुअर क्लासेस से भी आ सकते हैं. अब अगर हम किसी कम्युनिटी की बात करें, किसी भी कम्युनिटी में रिच एंड पुअर दोनों ही होते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपकी जो फैमिली होगी, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेटिव हों आपके जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच हों, कुछ ऐसे हों जो मीडियम बैकग्राउंड के हों या एवरेज फैमिली बैकग्राउंड के हों. तो ये जो डिफरेंस होता है ये आपका कम्युनिटी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. बट एक अगर हम फैमिली की बात करें तो बेसिक जो बैकग्राउंड होगा वो एक फैमिली से ही डिराइव होगा, ठीक है. वो किस फैमिली से आ रहा है वो आपका बताएगा कि वो रिच होगा या पुअर होगा, ठीक है. उसकी कम्युनिटी में कैसे भी लोग हो सकते हैं, उसकी कम्युनिटी में रिच भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं, बट वो जो जिस कम्युनिटी से जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है वो उसका वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, ठीक है, उसके ऊपर, उसकी क्लास के ऊपर. समझ रहे हैं? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़. ओके, तो अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so
Society plays an important role in upbringing of individuals. We get our values from it. ठीक है. This statement supports dash factor of individual differences. ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज कम्युनिटी बैकग्राउंड. अब यहाँ पर सोसाइटी की बात करी गई है, तो सोसाइटी में ऑफकोर्स आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी. कम्युनिटी से ही आप अपनी अपब्रिंगिंग लेते हैं. आपकी सोसाइटी कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपकी कम्युनिटी कैसी है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, आपके अपब्रिंगिंग में इम्पैक्ट डालती है. ठीक है, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ को अपनी कम्युनिटी या फिर अपनी सोसाइटी से भी डिराइव करते हैं. ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अगर हम कल्चर की बात करेंगे, ठीक है, कल्चर एक बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है. इसमें आपकी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी, इसमें आपकी सोसाइटी भी इन्वॉल्व होगी. आपको देखना ये होगा कि अगर ये दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपका कल्चर भी पूछा जा रहा है और कम्युनिटी भी पूछा जा रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका टोन क्या है और वो किस तरीके से सेट किया गया है. और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल जो पूछा गया है वो मतलब स्मॉल लेवल पे है या बड़े लेवल पे है. ठीक है, उसके बाद आपको आंसर करना होगा. इन दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. मोस्ट पीपल लूज देयर काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन. इट रिड्यूसेस देयर लर्निंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज. ये रुचि इसी टाइम पे होती है, बस फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती है लाइव. चलिए जल्दी से आंसर कीजिए. सो राइट आंसर इज डी, दैट इज टेम्परामेंट. तो आई होप ये पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर था. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास गेट्स एंग्री विद द स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन नॉट बिहेव वेल ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, this factor should be considered as dash of individual differences. ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज टेम्परामेंट. अब देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन इंक्लूड किए थे टेम्परामेंट के. आपका इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 वो भी टेम्परामेंट पे था, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो भी टेम्परामेंट पे है. पहला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे सिर्फ फैक्टर को आइडेंटिफाई करने को बोला गया था. दूसरा जो था वो आपका रोल ऑफ टीचर पे था. तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ पर रोल ऑफ टीचर इन इंडिविजुअल डिफरेंस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने इस पे जो वीडियो आपको दी थी उसमें आपको पॉइंट्स भी कवर किए थे कि क्या क्या रोल हो सकता है टीचर का, किस तरीके से टीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करे. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे. आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या रीज़न है. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट जो है क्लास का वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है और क्लास में वेल बिहेव नहीं करता है. ठीक है, तो ये जो टीचिंग प्रोसेस का एक फैक्टर है ये आपको ऐसे बोला जाएगा और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस का. तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The adult learners are different from adolescent learner on the basis of this primary trait of individual differences. जल्दी से आंसर कीजिए.
ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज एज एंड मैच्योरिटी। तो इसमें पूछा गया है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दो टॉपिक को एक साथ मतलब करके बनाया गया है। इसमें आपका इंडिविजुअल डिफरेंस भी कवर हो रहा है, प्लस आपका जो ये था सॉरी डिफरेंसेस बिटवीन द एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर, ये भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, फैक्टर्स भी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा डी, दैट इज एज एंड मैच्योरिटी। एज एंड मैच्योरिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे, या आप कह लीजिए कि यही एक प्राइमरी ट्रेट है। ठीक है, प्राइमरी वर्ड याद रखिएगा, ये एक बेसिक या फिर प्राइमरी ट्रेट है जिसके बेसिस पे हम एडल्ट एंड एडोलसेंट को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर शुड always be considered while placing students during the whole learning process of a student tenure. ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। कोई एक अगर सी आंसर दे रहा है तो आप लोग सब लोग सी आंसर दोगे क्या? पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं और सी क्यों होगा। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कंसीडर्ड व्हाइल प्लेसिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द होल लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट टेन्योर। मतलब जो स्टूडेंट टेन्योर होता है, जो कि पूरा आप कह सकते हैं लाइफ ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट लाइफ जो होती है। ठीक है, आपने जब आप स्टूडेंट थे वो पूरा टाइम, या जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको किस तरीके से, किस फैक्टर को हमेशा कंसीडर करना चाहिए जब आप स्टूडेंट्स को प्लेस कर रहे हो। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मैंने जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपको कराए थे वहां पे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कराया था। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को अभी तक कितना आता है, या ठीक है अभी तक स्टूडेंट को कैसा कितना आता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि होल लर्निंग प्रोसेस में उसको हम किस तरीके से प्लेस करेंगे और कौन से फैक्टर को सबसे ज्यादा हमें कंसीडर करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जब आप जाते हैं किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने, तो बच्चों को किस तरीके से प्लेस किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस प्लेस किया जाता है, उनकी एज के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। जो सबसे छोटे स्टूडेंट होते हैं उनको नर्सरी में रखा जाता है, उसके बाद उनसे भी छोटे जो होंगे उनको प्ले ग्रुप में रखा जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, इस तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आएंगे। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड्स कब डिवाइड होते हैं, क्यों डिवाइड होते हैं, किस बेसिस पे? वो जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है आपके एज एंड मैच्योरिटी के बेसिस पे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ही छोटा बच्चा होगा उसको अचानक से आप उठाकर हायर एजुकेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एज एंड मैच्योरिटी, एफर्ट मेकिंग के बेसिस पे आप डिवीजन नहीं करते हैं। एक ही क्लास के अंदर वो बच्चे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा आईक्यू में तेज हो, वो भी बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। क्या आप उनको अलग अलग क्लास में डाल देते हो कि हार्ड वर्किंग जो है उनको एक साथ रखेंगे, जो आईक्यू वाले तेज हैं उनको एक साथ रखेंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये राइट तरीका नहीं है बच्चों को आपस में डिवाइड करने का। जब आप उनको एक साथ रखोगे, जब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि मतलब एफर्ट मेकिंग वाले होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका तेज आईक्यू होगा, तो दोनों एक साथ ही अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ कोप अप करते हुए लर्न करेंगे। ठीक है, बट उनको आप अलग अलग एज के बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी नर्सरी के बच्चे को, किसी 5th क्लास के बच्चे को और किसी 10th क्लास के बच्चे को एक साथ पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा हम एज एंड मैच्योरिटी को कंसीडर कर कर ही स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया था, यही देखने के लिए कि क्या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने कितना सीखा हुआ है अभी तक। तो हमेशा जब आपसे पूछा जाए तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक पे ही बेस्ड होगा। वो क्वेश्चन आपका डिफरेंट एरियाज से भी बनकर आ सकता है, 2 से ज्यादा 3 मतलब फील्ड से भी वो क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से आंसर कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी गई है, मतलब क्या क्या ऐसा एरिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यहाँ पे कवर किया गया है। तो सबसे पहले तो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, प्लस आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड हो गया, उसके अलावा प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गया। ये 3 चीजें, 3 एरियाज को एक ही क्वेश्चन में कवर किया गया है। ठीक है,
चलिए, ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। जो भी क्वेरी है आप शेयर कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो, और अपने जो मार्क्स हैं वो भी शेयर कर दीजिए, किसके क्या स्कोर हैं। ओके, रविराज के 10 हैं, दैट्स वेरी गुड। जैबी राशिद के 9 हैं, लोकेश के 9 हैं, परम के 9 हैं, मंजू के 10 हैं, सुमन के 10 हैं, श्वेता के 9 हैं। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 9 और 10 वाले तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वीडियोस ऑफ जुलाई सेशन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कविंदर आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जो भी एमसीक्यूज में करा रही हूँ, ये आपकी अपडेटेड, जो भी आपका अपडेटेड कोर्स है उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपके दिसंबर के एग्जाम्स के लिए हैं। टाइप्स ऑफ फैलेसीज की क्लासेस मैंने कराई हुई है, आप चेक कर लीजिए चैनल पे। ज़रूरी नहीं है हिमांशी कि आपको सिर्फ फैमिली से ही रिलीजियस बिलीफ मिले। फैमिली को कहाँ से मिलती है? फैमिली को भी तो वहीं से मिलेगी जो आपकी सोसाइटी होगी या आपकी कल्चर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, फैमिली किस चीज़ का पार्ट है? फैमिली आपका कल्चर का पार्ट है, ठीक है। जो आपका कल्चर कहाँ से निकलता है? आपके रिलीजियस बिलीफ से ही निकलता है, ठीक है। तो फैमिली एक तरीके से आप कह लीजिए बहुत ही एक एंटिटी हो गई, एक यूनिट हो गई उस पूरे कल्चर की। ओके, देखिए मैनेजमेंट की क्लासेस का टाइमिंग कुछ भी फिक्स नहीं होता है। पेपर 2 की जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी क्लासेस का टाइमिंग आपका फिक्स नहीं होता है। वो वीडियोस जो होती हैं वो आती हैं, आप कभी भी जब भी आप मतलब पढ़ाई करते हो उस टाइम पे चैनल को विजिट किया कीजिए, उस टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी अगर आई होंगी तो। कल का टॉपिक आप लोग बताइए, आपको इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस चाहिए कि ये टॉपिक आपको कवर हो गया, समझ में आ गया? यस, मैं जितना भी आपको करा रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस है वो उन्हीं वीडियोस पे बेस्ड हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। जो टॉपिक मैंने आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, उन्हीं पे ये एमसीक्यूज हैं। और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हो। छतर सिंह, मैं करा दूंगी एजर्टेशन और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो भी मैं कराऊंगी, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी तो आपका सिर्फ जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म होने दीजिए। 1-2 मंथ में जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर करा दिए जाएंगे। यस जैबी राशिद, मुझे याद है, मैं उस पर वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। येस ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू दोज वीडियोस टू रिवाइज अगेन। ऑफ कोर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के एग्जाम्स के लिए तो आपको सारी वीडियोस दोबारा से देखनी पड़ेंगी, अपनी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करने के लिए और जो कहते हैं ना शार्प करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को सारे। तो ब्रश अप करने के लिए, आप रिवाइज करने के लिए उन सारे वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं। यशी, नई ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं होती हैं। देखिए एमसीक्यू सेशन जो बाकी पेपर 2 के हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आपके जो एजुकेटर्स हैं वो लाइव ले पाएँ, क्वेश्चंस करा पाएँ, तो इसीलिए आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रमैया राघवन, 15 टाइप्स की हो चुकी हैं। किस टाइप्स की बात करें? आप फैलेसीज की बात करें अगर, तो फैलेसीज के मैंने बहुत सारे टाइप्स कराए हुए हैं, प्लस जो मैंने नहीं कराए थे वो मैंने एमसीक्यूज में कराए हैं। न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट सीरीज क्वेश्चंस जो हैं, ये एमसीक्यूज अगर आप फॉलो करते हैं डे 1 से अभी तक ऑलमोस्ट 52 वीडियोज इस पर प्रोवाइड की गई हैं, तो ये सारी ही आपकी न्यू सिलेबस पे बेस्ड है और न्यू क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, जो कहीं पर भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम कल एक और वीडियो ले लेते हैं इस टॉपिक पे। कल और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक पे, और क्या हो सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक चेंज कर देंगे। श्वेता, जुलाई का रजिस्ट्रेशन जो है पेड कोर्स का वो ओपन है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए जल्दी करने की। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहती हूँ एक बार में, उसके बाद मैं दोबारा से मतलब अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर आपका अगस्त का जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जो कि लास्ट में होगा, अगस्त के लास्ट में, तब आप करवा सकते हैं। तो जो भी अभी इंटरेस्टेड है वो अभी ले लें,
आई थिंक 4-5 डेज तक और ये ओपन रहेगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर नहीं टीच कराना चाहती हूँ। आपके 10 स्टूडेंट्स के बैचेस होंगे और उसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, लिंक प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस जो न्यू वीडियोस होंगी वो भी दी जाएंगी, न्यू मटेरियल्स भी दिए जाएंगे, और उसके अलावा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। जो मेन चीज़ ये है ना, जो इंडिविजुअल गाइडेंस होता है, जिसके लिए आप मतलब हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं आपके टीचर्स, तो बेसिकली वहाँ पर आप इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आपको हेल्प हो सकती है, वो सारी चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। कविंदर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिमेनिंग टॉपिक आई थिंक सारा टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। तो अगर कोई रिमेनिंग टॉपिक है तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, कॉमर्स वाले, तो वो ट्यूटर जो भी हैं वो आपको कवर करवा देंगी। मेरा नेट 3 क्वेश्चन से रह गया था, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा क्या? ऑफ कोर्स हो जाएगा। देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नेट एग्जाम के लिए तो स्पेशली हम ये चीज़ बोल सकते हैं, तो आराम से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं करना है कोई भी चीज़, आराम से। अगर आपको नेट को क्वालिफाई करना है, ये आपका गोल है, तो ऑफकोर्स हो जाएगा। देखिए, फ़ीस कितनी है? फ़ीस अगेन नॉमिनल है, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ वीडियोज़ पे, ठीक है। आप मुझे मेल कर दीजिए, मेल पे मैं आपको बता दूंगी कि क्या फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है। ओके, आई होप क्लियर हो गई है आपकी क्वेरीज। आप मुझे मेल कर दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए, कोर्स की डिटेल जो भी आपको जाननी है उसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिए। ओके, थैंक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 53, और ये आपकी लाइव मॉक टेस्ट क्लास है। तो आज का टॉपिक है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप आप लोग रेडी होंगे और मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही होगी। तो जल्दी से यस में रिप्लाई कर दीजिए, सो दैट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। जल्दी से यस में रिप्लाई कीजिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक पे ये आपकी लास्ट क्विज है, इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये जो आप क्विज होगी, ये सारी क्विजेज अगर आपने एक बार देख लिया तो फिर आप मतलब यस तो फिर आप ये टॉपिक जो है ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। So this is your first question. Individual differences should always consider by a teacher too. अब जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके आज के, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के होंगे। डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगी मैं, बट डिफरेंट होंगे। और जितने भी आपके मतलब जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड ऑलवेज कंसीडर बाय अ टीचर टू। कोई भी टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों कंसीडर करना चाहिए उसको, ये क्वेश्चन है आपका। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का पर्पस ये होता है, ये नहीं देखना कि गुड और बैड स्टूडेंट क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी बैड नहीं होते, गुड नहीं होते। उनकी अपनी कैपेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि किसी के अंदर बहुत जल्दी टीचिंग या लर्निंग की कैपेबिलिटी हो सकता है किसी के अंदर कम हो, ठीक है। तो होता क्यों है, क्यों हम बीइंग अ टीचर क्यों आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसका पर्पस ये होता है कि आप इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस दे पाओ, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ा सको। इसलिए आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिस्कवर करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो राइट आंसर जो है, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें सबसे जो परफेक्ट होगा या सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस या इफेक्टिव टीचिंग मेथड के लिए या लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो लर्निंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ गुड टीचर ऑलवेज अप्रिशिएट इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज। तो यहाँ पर आप इसको ABCD समझ जाइएगा, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये ABCD है, ओके, ऑल्टरनेटिव्स। तो अ गुड टीचर ऑलवेज अप्रिशिएट इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज। जल्दी से आंसर कीजिए। तो
ये जो क्वेश्चंस हैं अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपका ओपिनियन देखा जाता है कि आपको क्या लगता है उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से। तो यहाँ पर आपको ओपिनियन देना है अपना, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा आपको कि नहीं समझ में आया है या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आया है तो आप मुझे वहीं पे बता दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज ऑल इंडिविजुअल आर नॉट सेम। मैंने बताया था कि यही एक बेसिक पर्पस होता है और इसी वजह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस को पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सारे इंडिविजुअल सेम नहीं होंगे। अब बाकी ऑल्टरनेटिव अगर आप देखेंगे, हाई IQ स्टूडेंट कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट, तो ऑफकोर्स इसका मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल डिफरेंस आप कंसीडर कर रहे हो तो आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हो। इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वीक और गुड में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। टीचर कभी भी क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाता है कि वो अच्छे बच्चे और खराब बच्चों को डिफ्रेंशिएट करे और सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ाए या सिर्फ जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उन पे ध्यान दे, ठीक है। जो टीचर का पर्पस ये होता है कि वो सारे बच्चों को मतलब आइडेंटिफाई करे और उनके हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लाए, ठीक है। और हर इंडिविजुअल सेम नहीं होता है, इस चीज़ को, इस फैक्टर को कंसीडर करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस किया जाता है। जो थर्ड है ऑप्शन आपका, नो नीड टू फोकस ऑन वीक स्टूडेंट, अगेन ये करेक्ट नहीं होगा। अगर आप जान रहे हो कि दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स हैं तो आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। एफर्ट मेकिंग स्टूडेंट्स कैन बी आइडेंटिफाई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी क्लास में पढ़ाने जाइए और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ ये हार्ड वर्किंग है तो ये अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो और मुझे सिर्फ इन्हीं पे मुझे सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपकी क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे हों जो बहुत अच्छे हों, जो हार्ड वर्किंग हों और कुछ इंटेलिजेंट हो, उनका रिजल्ट अच्छा आ गया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जो फेल हो गए, तो क्या ऐसे कंडीशन में आपका रिजल्ट अच्छा माना जाएगा? ऑफकोर्स वो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी नीड टू एडजस्ट द टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बिकॉज ऑफ, अप्रिशिएट जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मतलब है कि आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा सी, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कि हमें क्यों टीचिंग मेथड को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, बीइंग अ टीचर विच ऑफ दीज फैक्टर कैन यू कंट्रोल टू बेटर हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आप टीचर हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिसको आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को हैंडल करने के लिए। Okay, so right answer is B, that is school. Okay, प्लीज़ आप आंसर दे रहे हैं ना तो एक बार क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया कीजिए, तो उसमें मुझे आसान हो जाता है आपके आंसर्स को देखने में, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A school plays an important role in shaping the individual differences and help them in adjusting with the environment. How much you are agree with the statement? स्कूल की जगह क्लास होना चाहिए। ये जो देखिए, ये जो स्कूल है इसमें दोनों चीज़ आती है। जब मैं स्कूल के बारे में आपको बता रही थी, मतलब फैक्टर बता रही थी, तो इसमें स्कूल में सब कुछ आ जाएगा आपका। क्लास आ गया, टीचिंग मेथड आ गया, करिकुलम आ गया, मतलब हर एक फैक्टर जो कि स्कूल से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिसमें क्लास भी आता है।
ओके, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और आपको पता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो स्कूल टीचर या फिर जो कॉलेज है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेगेटिव कोई चीज़ बोली जाएगी, हमेशा पॉजिटिव बोली जाएगी। अगर नेगेटिव बोली जाएगी तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री एंड डिसएग्री होगे, अगर पॉजिटिव बोली जाएगी तो आप स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री एंड एग्री होगे, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री हो सकते हो या फिर एग्री हो सकते हो अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री हो सकते हो या फिर डिसएग्री हो सकते हो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, A school plays an important role in shaping the individual differences and help them in adjusting with the environment. तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें ये बोला है कि स्कूल का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है, और उसके साथ साथ जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे उसको भी ओवरकम करने में या एडजस्ट करने में उनको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स ये आपका स्ट्रांगली एग्री होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, एग्री भी हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री भी हो सकता है। अगर स्टेटमेंट में सिर्फ स्ट्रांगली एग्री दिया होता तो आप स्ट्रांगली एग्री को चूज करते, अगर एग्री दिया होता तो आप एग्री को चूज करते, अगर दोनों चीज़ दी हुई है तो आप स्ट्रांगली एग्री को चूज करेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, while doing summative evaluation, the current curriculum focus on the individual differences and normalize it. Okay. So right answer is, just a second. What is the question? While doing summative evaluation, the current curriculum focus on the individual difference and normalize it. तो right answer इसका B होगा, that is no, ठीक है। No इसका right answer होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, राइट आंसर इज बी, दैट इज नो। आई होप क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला ये है, अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ये पूछा हुआ है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ से रिलेटेड है। इसमें देखिए समेटिव इवैल्यूएशन भी आया हुआ है, करिकुलम की भी बात की गई है और इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात की गई है। तो तीनों ही फील्ड की चीज़ों को इन्होंने एक साथ लाया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन्होंने ये बोला है कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन मतलब वो इवैल्यूएशन जो कि जब हम टीचिंग दे देते हैं, जब टीचिंग का प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके एंड में जब आप इवैल्यूएशन करते हो उस टाइम पे जो हमारा अभी का करंट करिकुलम है, जो हम आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को फोकस किया जाता है और उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होगा वो सब में अलग अलग होता है, हर किसी की लर्निंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो क्या हम उनको देख के उनको समझ के इवैल्यूएशन प्रोसेस बनाते हैं या हम इवैल्यूएशन प्रोसेस ऐसा होल बनाते हैं। तो ऑफकोर्स जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो एज अ होल होता है। क्या ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट को आप कोई और एग्जाम देने के लिए बोलते हो और किसी और स्टूडेंट को कोई और एग्जाम देने को बोलते हो? ऑफकोर्स नॉट। हर स्टूडेंट क्या करता है, वो एक ही जैसा एग्जाम देता है। कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सबको आप अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो या वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप ट्रीट कर रहे हो। आप इंडिविजुअल डिफरेंस को ट्रीट नहीं करते हो, सबको एक तरीके से मानकर चलते हो। जैसे अगर हम देखें कि इवैल्यूएशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम हमेशा जो आपका स्टैंडर्ड होता है या जो बेंचमार्क होता है उसी को फॉलो करते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं सेट करते हैं या पेपर नहीं सेट करते हैं, ठीक है, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो करंट करिकुलम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम अवॉइड कर देते हैं, आप कह लीजिए, या ओवरलुक कर लेते हैं। हम इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें ही इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हैं। समझ में आ रहा है?
आंसर इज बी, दैट इज नो, हम नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस की आप बात करिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये देखना कि सारे स्टूडेंट अलग अलग हैं। ठीक है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, तो ये तो हमने कब देखा, ये हमने आइडेंटिफाई किया हमारे लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और उनको उस तरीके से लर्निंग प्रोवाइड की। बट जब बात आई इवेलुएट करने की, तो क्या हमने हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके का इवेलुएशन सेट किया? नहीं सेट किया। हमने उनके लिए एक ही इवेल्युएशन के बेसिस पे सबको एक जैसा जज किया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये फोकस नहीं करता है, समेटिव अंत में होता है, वो फोकस नहीं करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, आप टेस्ट लेते हैं बट उसमें आप फोकस नहीं करते हैं कि कौन किस तरीके का स्टूडेंट है या किसने कितना सीखा है, आप उन्हें जज करते हैं। और एक ही बेसिस पे, एक ही आपका जो आप कह लीजिए बेंचमार्क होता है, जो एक ही टेस्ट आपने सेट किया हुआ है, उसी स्टैंडर्ड पे आप सबको टेस्ट करते हैं, कोई इंडिविजुअल डिफरेंस को आप कंसीडर नहीं करते हैं वहां पर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो हमें ऐसा इवैल्यूएशन सेट करना चाहिए जहां पे हर एक स्टूडेंट को हम अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट कर सकें उनके बेसिस पे, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा अभी। ओके, चलिए दैट्स गुड। अब आप 7th का आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, मैंने अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, और एंड में मैं बस एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। बट ये क्वेश्चन मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है तो आप आराम से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, और काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर भी दे दिया है। राइट आंसर इज बी, दैट इज BCDA। ओके, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में? चलिए जल्दी से बताइए, क्या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? आरती, क्या कंफ्यूजन है आपको, क्या प्रॉब्लम है? आरती एंड कॉमर्स हब, देखिए इसमें ये बोला हुआ है मैच द पेयर एंड चूज द करेक्ट कोड। अगर आपने पहले की अगर वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो। ठीक है, आपने अगर क्विज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परामेंट क्या होता है, टेम्परामेंट आपका रिलेटेड होता है एंगर से। ठीक है, तो यहाँ पर A का 1 का हो गया B, जो कि आपका B एंड C में आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप कोड सॉल्व किया कीजिए तो इस तरह सॉल्व किया कीजिए कि अगर आपको 1 या 2 आइडेंटिफाई हो जाए तो तुरंत आप ये देखा कीजिए कि क्या कोड में ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि टेम्परामेंट का मतलब हो गया एंगर, तो ये चीज़ रिलेटेड होगी आपकी 1 का B। तो 1 का B मुझे 2 चीज़ में दिख रहा है, तो ये A एंड D तो मैंने वैसे भी एलिमिनेट कर दिए। ओके, उसके बाद स्कूल का क्या है, स्कूल रिलेटेड होगा टीचिंग मेथड से, दैट इज सेकेंड का आपका हो गया C। सो राइट आंसर विल बी B। और वैसे अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, टेम्परामेंट एंगर से रिलेटेड है, स्कूल टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, कम्युनिटी आपका बिलीफ से रिलेटेड है, एंड एफर्ट मेकिंग आपका हार्ड वर्क से रिलेटेड है। अब ये चीज़ें हैं क्या, इसके लिए आपको बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराया है वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन आज करा पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग के क्वेश्चंस थे, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। एंड वन थिंग मोर, अब आई थिंक इंडिविजुअल डिफरेंस जो टॉपिक है आपका वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी और सबको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ठीक है, क्या कोई ऐसा है जो कोई भी ऐसा है क्या किसी को जिसको ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ हो और उसको और वीडियोज चाहिए हो? ओके, ठीक
ठीक, एक बात और है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जिसने ये टॉपिक पे वीडियो अभी तक नहीं देखा है, इसका वीडियो मैंने लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम ये टॉपिक नहीं लेंगे। कल आपकी जो थर्सडे की क्लास है, जो कि वीक की लास्ट क्लास होती है, उसमें हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स आपके जून के बाद के हैं, ठीक है, जून के बाद से लेकर जुलाई तक के अभी के जो भी आपके करंट अफेयर्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल लेकर आऊंगी, 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें हम वो सारे क्वेश्चंस, वो सारा कुछ कवर कर लेंगे, जो कि करंट अफेयर्स आपका कवर मैंने किया है 3 वीडियोस में, और प्लस आपके एडिशनल चीज़ें, जैसे जो 3 वीडियो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड किए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की। उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं एग्जाम में, बट उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बीच बीच में आती हैं, जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हम कल क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल वही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक्स जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, वो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल करंट अफेयर्स की क्लास होगी आपकी। कोई वीडियो अभी तक बनी नहीं है, उसकी 3 वीडियो प्रोवाइडेड है, वो आप देख लीजिएगा। उनके अलावा और एडिशनल क्लासेस जो हैं, वो मतलब एडिशनल जो टॉपिक्स हैं, वो मैं कल कवर करूंगी। ठीक है, क्लास में। आई होप इट इज क्लियर नाउ। पेड कोर्स का सुजन आप पूछ रहे हैं। देखिए, पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेने वाली हूँ। मैंने अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स सोचे थे, उनमें ऑलमोस्ट आई थिंक 8 स्टूडेंट्स कम हैं, 8 या 7 स्टूडेंट्स कम हैं। बस उतने स्टूडेंट और हो जाएंगे, फिर मैं जुलाई की रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगी। उसके बाद अगर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो फिर आप अगस्त की क्लास में आएंगे। ठीक है, अगस्त के बैच में, जो अगस्त में स्टार्ट होगा, उस बैच में आएंगे। पेपर 1 में जो आईटी है, वो ऑलरेडी क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप देख सकती हैं। श्रद्धा, जो मैंने आपको वीडियोस कराई हैं करंट अफेयर्स की जून से पहले की, ठीक है, उनमें से 2-4 ऐसी वीडियोस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इम्प्रेस हो गया, इंस्पायर हो गया, इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स दिसंबर वाली जो प्लेलिस्ट है, उनको उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और जो भी आपके दिसंबर की वीडियोस हैं जो करंट अफेयर्स की हैं, उनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स फॉर दिसंबर 2019। वो करके आप सर्च कर लीजिए, और वहां पे आपको 3 वीडियोस अभी मिल जाएंगी, तो आपको उनको देखना है। ओके, देखिए, जून वाले टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो पूछे जाएं, बट हाँ, इम्प्रेस और इंस्पायर आया हुआ था एग्जाम में आपके, तो वो आप फिर से दोबारा से पढ़ सकते हैं दिसंबर के लिए। पेपर 2 के लिए कोई भी पेड कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पेपर 1 के लिए पेड कोर्स जो अवेलेबल है, उसके बारे में जिसको भी डिटेल चाहिए वो मेल कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड वन थिंग मोर, किसी ने पूछा है कॉमर्स के लिए, कॉमर्स की वीडियोस आएंगी। 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। जो वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो वो आपकी 1-2 दिन के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमिक स्टडी। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, और आज का जो टॉपिक है आपका वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पर, मैं इसको करेक्ट कर दूँगी बाद में लेटर ऑन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली आज की क्लास आपकी क्लास 54 है, एंड अगेन हम 10 क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर आपको करना है क्या कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में मैंने क्या किया है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको दिया है आपको, और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। लेटर ऑन और सारी क्लासेस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, ये फैक्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है।
ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज टीचर। टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हो या उसके पास अप्रोप्रिएट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सो दैट ही कैन बी एबल टू इम्प्लीमेंट द बेटर टीचिंग टूवर्ड्स द इंडिविजुअल और द लर्नर्स। अब अगर आपने ये वीडियो देखी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, बेसिक वीडियो जो मैंने प्रोवाइड की हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 2 वीडियो हैं, 2 पार्ट्स हैं इस पूरे टॉपिक का, तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रायर नॉलेज इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। ओके, अगर वीडियो बफर हो रहा है तो प्लीज़ एक बार रीलोड कर लीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज लर्नर। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि टीचर होगा या लर्नर होगा। तो देखिए, टीचर के केस में हम प्रायर नॉलेज वर्ड नहीं लगाते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग या फिर हम उनकी स्किल या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस तरीके की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट नॉलेज की बात करते हैं। प्रायर नॉलेज जो है ये फैक्टर आपका लर्नर्स से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी लर्नर्स के पास कितनी नॉलेज है। ठीक है, उससे होता क्या है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें और कितनी नॉलेज उनको इम्पार्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रायर नॉलेज जो होगी वो आपकी लर्नर से रिलेटेड होगी। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ टीचर दिया होता है, लर्नर नहीं दिया होता है, उस केस में आप इसको टीचर के साथ मतलब कंपेयर करेंगे, उसको टीचर से रिलेट करेंगे। बट अगर आपका लर्नर दिया हुआ है तो राइट आंसर आपका लर्नर होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडीनेस टू लर्न इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। जल्दी से आंसर कर दीजिए। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज लर्नर। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको रेडीनेस टू लर्न लिख दिया था और इसकी वजह से बहुत इजी हो गया होगा आइडेंटिफाई करने को कि कौन सा फैक्टर है ये। यहाँ पर रेडीनेस टू लर्न के बजाय यहाँ पर सिर्फ रेडीनेस भी हो सकता था। ठीक है, रेडीनेस इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। तो रेडीनेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीखने की तत्परता। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा सीखना चाहता है। तो ये आपका रेडीनेस टू लर्न लिखा हो या फिर रेडीनेस लिखा हो, दोनों को आपको लर्नर के साथ ही रिलेट करना है। लर्नर के अंदर कितनी रेडीनेस है, कितना ज़्यादा वो सीखना चाहता है, ये भी टीचिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्वालिटी लाइब्रेरी इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफकोर्स इजी क्वेश्चन था। अगर कोई और आपका ऑप्शन होता तो हो सकता है यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता। तो क्वालिटी लाइब्रेरी की हम बात करें, क्वालिटी लाइब्रेरी कहाँ पे होगा, ये आपका लर्निंग एनवायरनमेंट में होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपका सपोर्ट होता, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन होता, तो ये जो पॉइंट था आपका, ये इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा रिलेटेड होता या फिर सपोर्ट से, या आप कह लीजिए कि लर्निंग सपोर्ट से ज़्यादा रिलेटेड होता। क्योंकि क्वालिटी लाइब्रेरी क्या है, एक तो ये फैक्टर आपका इंस्टीट्यूशन से भी रिलेट करता है, प्लस आपका जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, मतलब टीचिंग एड जो है, उससे भी ये रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट इसके और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, पुअर फंडिंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू।
ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। जल्दी से 5th का आंसर कीजिए। एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी फैक्टर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कैटेगरी में ही उसको डिफ़ाइन किया जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा भी फैक्टर हो जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया जाता है, और ऐसे में ही इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर एक फैक्टर एक से ज़्यादा कैटेगरीज में आता है, वहीं पे कन्फ्यूजन होती है और वहीं पे उसी तरीके के वहाँ से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पुअर फंडिंग किससे रिलेटेड होगी? ये ऑफकोर्स आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगी। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में पुअर फंडिंग आ रही है तो उसकी वजह से टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। लर्निंग एनवायरनमेंट से क्यों नहीं ये रिलेटेड है? एनवायरनमेंट, देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जो एक्सपीरियंस आप वहाँ पे गेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारे फैक्टर्स जो होंगे वो आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Availability of ELTMS is a factor which affect teaching is related to ओके, तो ये भी मैंने आपको बताया था। ELTMS के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी जितनी भी आपके सपोर्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, टीचिंग में, जो टीचर्स को हेल्प करते हैं स्टूडेंट को बेटर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, आपकी टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाने के लिए, वो सारी जो अवेलेबिलिटी होगी, उनकी अवेलेबिलिटी होगी या फिर उनकी क्वालिटी होगी, ये सारा कुछ आपका सपोर्ट मटेरियल में आएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next question is, sufficient space is a factor which affect teaching is related to. ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में आपका सफिशिएंट स्पेस आएगा। अब ये जो है आपका सफिशिएंट स्पेस, ये आपका लर्निंग इंस्टीट्यूशन में भी आ सकता है प्लस इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में भी आएगा। बट यहाँ पर क्या है, हम अगर देखें कि कहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल है तो आपको समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो फैसिलिटी में सारी चीज़ें, मतलब उस फैसिलिटी में आपका स्पेस भी आता है, आपका लेआउट भी आता है, आपका सेटअप भी आता है, आपकी लाइटनिंग आती है, आपकी स्पेस एंड एयर कंडीशंस आती है। ठीक है, कितना ज़्यादा एयरी स्पेस है, ये सारी चीज़ें आपकी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। ऑडियो का कोई इशू है क्या? ऑडियो नहीं आ रही है क्लियर क्या? LTMS आई थिंक लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये आपका LTMS जो है कि आपका डिफरेंट नेम से भी आ सकता है। LMS हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, या फिर आपका TMS के नाम से भी आ सकता है, टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो LTMS जो होता है ये आपका ये लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके, चलिए जल्दी से बताइए, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा ये? ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्यों है ये और क्यों लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, या ये क्यों टीचर से रिलेटेड नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है, करिकुलर रिव्यू कौन करता है? आपको खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए कि करिकुलर रिव्यू कोई टीचर खुद से पूरा करिकुलर रिव्यू नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स उसको डायरेक्ट किया जाता है जो इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज होती हैं, जिसमें मैनेजमेंट हो सकता है, जो एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, उसके साथ साथ टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है उसको
करिकुलर रिव्यू करना होता है और उसमें टीचर जो होगा वो उसको फैसिलिटेट करेगा या हेल्प करेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो होगा, इंस्टीट्यूशन भी आपका फैक्टर आएगा। यस, वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल श्वेता। ये सारी जो MCQs मैं करा रही हूँ इस पर वीडियो लेक्चर मैंने दिया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है, अगर मैं सिर्फ करिकुलर की बात करती, ठीक है, रिव्यू करने की बात नहीं करती, तो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता। मैंने लिखा क्या है, लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू। ये लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे आएगा? क्यों लैक ऑफ फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू क्या है? ये आपका एक फैक्टर है जो कि इंस्टीट्यूशन की वजह से हो रहा है। जो फ्रीक्वेंट करिकुलर रिव्यू करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगी। कोई आप एक पर्टिकुलर टीचर को नहीं बोल सकते हैं कि मैम या सर ये पर्सन वो है रिस्पॉन्सिबल है, ये मैम या ये सर ने करिकुलर रिव्यू नहीं किया। जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं या जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो करिकुलर रिव्यू को फ्रिक्वेंटली रिव्यू करे। ठीक है, करिकुलर को फ्रिक्वेंटली रिव्यू करे। ओके, देखिए जो वीडियो है आपकी थ्योरी वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वीडियो पे जाइए, ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड किए वीडियोस की। ओके, अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया या नहीं समझ में आया? जल्दी से आंसर कर दीजिए। अंजलि, सोशल वर्क के लिए अभी हमारे पास कोई एजुकेटर अवेलेबल नहीं है, तो अभी क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टाफ स्ट्राइक इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि स्टाफ स्ट्राइक जो है ये फैक्टर टीचिंग से किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। कहाँ पर इंस्टीट्यूशन होगा और कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके लिए आपको बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा। जब आप बेसिक वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो डिफरेंस है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक एनवायरमेंट जो है ये एक एक्सपीरियंस होता है। लर्निंग एनवायरमेंट कौन सा ऐसा एनवायरमेंट है जहां पर आप लर्निंग ले रहे हो। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन एक तरीके के सारे वो आपके फिजिकल फैक्टर्स होंगे जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। अगेन ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये ओवरलैपिंग होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी इसमें इंस्टीट्यूशन में भी आए, लर्निंग एनवायरमेंट में भी आए, टीचर में भी आए और लर्नर में भी आए, तो ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ओके, राइट आंसर इज डी, दैट इज इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टाफ स्ट्राइक। अब स्टाफ स्ट्राइक क्या है, स्टाफ स्ट्राइक क्यों होती है, ये लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्या? क्या इससे किसी की लर्निंग को इम्पैक्ट पड़ रहा है, या आप कह लीजिए कि क्या ये डायरेक्टली टीचिंग को इम्पैक्ट डाल रहा है? ऑफकोर्स नॉट। ये किससे रिलेटेड है, ये आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। स्टाफ होता कहाँ है, इंस्टीट्यूशन का पार्ट है ये, और वो अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ से ये रिलेटेड होगा? ये ऑफकोर्स आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इज अ फैक्टर विच अफेक्ट टीचिंग इज रिलेटेड टू। गौतम, ये मॉक टेस्ट सीरीज़ ही आपकी, बस ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये सारे न्यूज़ जो सिलेबस है आपका, जो कि सिलेबस चेंज हुआ था उस पर बेस्ड हैं, इसमें पुराने क्वेश्चंस नहीं हैं। हाँ, जैसे स्टाफ स्ट्राइक है तो ये स्टाफ स्ट्राइक किसी डिमांड के लिए हो सकती है, तो वो डिमांड कौन फुलफिल करेगा, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी आपके इंस्टीट्यूशन से। ओके, सो राइट आंसर इज
लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, सपोर्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो आपका टॉपिक था उसी में, मतलब जो क्वेश्चन था उसी में लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा लर्निंग एनवायरनमेंट। अब क्या मतलब है इसका, देखिए सपोर्ट का मतलब होता है कि जो सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, सपोर्ट आपकी फैसिलिटीज़ का मतलब हो गया टीचिंग एड्स, जैसे आपकी लाइब्रेरी हो गई, जैसे आपके ब्लैक बोर्ड्स हो गए, ठीक है, वो सारी जो टीचिंग एड होंगे वो आपके सपोर्ट में आएंगे, सपोर्ट फैसिलिटीज़ में आएंगे। जितना भी आपका एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, जैसा भी आपका एनवायरनमेंट है, आपका स्कूल कहाँ पर है, आपके टीचर्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, वो जो पूरा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है, जिसको हम फिजिकली नहीं टच कर सकते हैं बट उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगी। जैसे सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, क्या आप इसको फिजिकली टच कर सकते हो? ऑफकोर्स नहीं कर सकते हो, ये आपका एक एक्सपीरियंस है। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया है। दिसंबर 2019 का सिलेबस वही है जो आपका जनवरी का सिलेबस था, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये मत सोचिए कि हर बार नेट का सिलेबस चेंज होगा। बहुत सालों से नेट का सिलेबस सेम था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया था जनवरी में। अब आपका दोबारा सिलेबस चेंज नहीं होगा। 4-5 साल 6 साल के तो समझ आइए नहीं चेंज होने वाला है। तो जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है, ठीक है। यस, डेली लाइव क्लास होती है आपकी, जो टाइमिंग है आपका वो 5:30 है, ठीक है। संडे से लेकर थर्सडे आपकी क्लास होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे कोई भी लाइव क्लास नहीं होती है, ऑफलाइन वीडियोस आते हैं। प्रैक्टिस सेट का लिंक आप मुझे कहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिजिटल स्टोर का, वहां से आप प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सबको क्लियर हो गए हैं सारे क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं। तो देखिए, अगर आपका स्कोर 10 है, 9 है, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन थे आज के, काफ़ी इजी थे। और अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्कोर 7 है, 8 है, तो इट मीन्स कि आपने अभी तक जो बेसिक वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं। तो एक बार बेसिक वीडियोस देख लीजिए, आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसके पीछे का, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बता दीजिए। नहीं श्रद्धा, मैंने अभी पीपल एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स दिसंबर वाले नहीं कराए हैं, ठीक है। अभी आप उनको मत करिए। जो पीपल एंड एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, वो सारे आपके जून वाले थे, ठीक है। तो उनको मत करिए, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगी। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ये मंथ आपका खत्म होते होते फिर मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ लाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट होगा हम सिर्फ वही कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के वीडियोस स्टार्ट कर दिए देना, उनको आप चेक कर लीजिएगा, ओके। एंड वन थिंग मोर, हम लोगों ने मतलब हमारे चैनल पे पेड कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, मैं इसके बारे में दोबारा बताना चाह रही थी। तो पेपर कोड 55 के लिए पेड कोर्स लॉन्च हुआ है, एंड पेपर कोड 1 के लिए, मतलब पेपर 1 के लिए, पेपर कोड नहीं, पेपर 1 जो आपका है, जो जनरल पेपर है, उसके लिए एक पेड कोर्स लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आप मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ओके। एंड जितने लोग सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ वीडियोस देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप सर्च कर दीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, हो सकता है आपका सब्जेक्ट अवेलेबल हो, ओके। सोशियोलॉजी की अभी क्लास नहीं है हमारे पास, एजुकेशन की भी क्लास नहीं है। अगर क्लासेस होंगी तो हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देंगे, ठीक है। कॉमर्स का पेड कोर्स नहीं आएगा, कॉमर्स का फ्री कोर्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट का भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, होम साइंस का फ्री कोर्स अवेलेबल है। तो इन सब के आप जो भी मतलब वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेल करना है, ठीक है। जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन के लिए मेल कर दें। थैंक यू सो। हेलो एवरीवन, वेलकम करेंगे। और आपके ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग टॉपिक से होंगे। अगेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप लोगों ने जो वीडियो है, बेसिक वीडियो जो मैंने आपको बताई थी, वो आपने देख ली है और आपको ये टॉपिक बेसिक इसका समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटिंग टू टीचर अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, आज के जो क्वेश्चन है आपके,
इसमें आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, ओके, सो राइट आंसर इज बी, दैट इज लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर स्किल क्यों नहीं होगा या क्लियर एंड कंसाइज क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग से रिलेटेड होंगी। सबसे पहले तो टीचर को अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके पास, और उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए जब वो पढ़ा रहा है। और अगर उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उसकी वजह से जो टीचिंग होगी वो इफेक्ट होगी। नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी आपका अगेन डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है, और ये जो फैक्टर है सो वो क्लियर होने चाहिए, उनको अपने आप को क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट्स के सामने। तो अगेन ये भी आपका पॉइंट होगा। स्किल्स आपके अगेन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग है, जहाँ पे हमने स्किल की बात करी है, वो सारी स्किल जो कि एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, और मतलब ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो टीचिंग वो करा रहे हैं वो इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू टीचर अफेक्टिंग टीचिंग। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से बता दीजिए आंसर, राइट आंसर। तो मैं जितने टाइप्स के क्वेश्चन कराती हूँ जितनी क्लासेस में, वो जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ओके, सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इक्विपमेंट्स। अगेन मैंने आपको बताया अभी कि इनोवेशन आपको करना क्या है इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको एक एक ऑप्शंस उठाने हैं, उसके बाद सोचना है कि क्या ये टीचर से रिलेटेड है, या जो भी आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, टीचर, लर्नर, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, सपोर्ट, जो भी आपको पूछा हुआ है उससे आपको देखना है कि ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। इनोवेशन, अगेन टीचर को हमें पता है कि टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए, तो इनोवेशन उसके अंदर फीचर होगा। मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, ये भी अगेन आपको डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि स्टूडेंट के जो बिहेवियर होता है वो भी टीचर को ही मैनेज करना पड़ता है। पर्सनैलिटी, अगेन टीचर की क्या पर्सनैलिटी है वो उसकी पढ़ाई पे या वो जिस तरीके से पढ़ा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी या उसको इन्फ्लुएंस करेगी। इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट क्या है, ये एक सपोर्ट फैसिलिटी है, या आप कह लीजिए एक फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की जा रही है। ये आपका टीचर से रिलेटेड फैक्टर नहीं है। ऐसा कीजिए, ओके, सो राइट आंसर इज डी, दैट इज जोग्राफिकल लोकेशन। इसमें से अगेन आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा फैक्टर है जो टीचर से रिलेटेड नहीं है। वैल्यूज़ अगेन टीचर से रिलेटेड है, चाहे ये स्टूडेंट की वैल्यूज़ हैं चाहे टीचर्स की वैल्यूज़ हैं। वैल्यू सिस्टम अगेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है टीचिंग के ऊपर। पर्सनल नेचर, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर डायरेक्ट फैक्टर्स हैं। जोग्राफिकल लोकेशन कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि टीचर से रिलेटेड हो। Okay, let's move forward. Which of these are not a factor related to learners affecting teaching? अब हम learners के कैरेक्टरिस्टिक पे आ गए हैं, तो आपको ये बताना है कि लर्नर का कौन सा ऐसा फैक्टर है यहाँ पे जो दिया हुआ है जो कि टीचिंग से रिलेटेड नहीं। जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया कीजिए। ओके, सो राइट आंसर इज ए, दैट इज फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ? फैसिलिटीज मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो सुविधाएं आपको वहां पे मिल रही हैं, तो वो आपका अगेन लर्नर से रिलेटेड नहीं है, लर्नर का फैक्टर ये नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर अफेक्टिंग टीचिंग। Okay, so right answer is D, that is availability of ELTMS. ELTMS हमें पता है कि ये
आपका लर्नर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका जो हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं उससे ये होगा, ठीक है। ELTMS मतलब जो भी आपकी लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपका टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आप जिसके थ्रू आप अपनी टीचिंग का या फिर लर्निंग का सारा कुछ मतलब आप कह सकते हैं डेटाबेस उसमें रखते हैं, ठीक है। तो अगेन ये लर्नर से रिलेटेड नहीं है, तो ऑफकोर्स आपका राइट आंसर होगा डी, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ELTMS। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which of these are not a factor related to learning environment affecting teaching? LTMS है लर्निंग टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अक्सर आप अगर देखिए जो भी आपके स्कूल्स होते हैं, जैसे CBSE का कोई स्कूल हुआ या फिर कोई ICSE का स्कूल हुआ, तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे एक इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पर आपके टीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लर्नर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उनका मैनेजमेंट उसी के थ्रू किया जाता है। ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रोग्राम है। ई लगा है तो इट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगा। उसका बैकग्राउंड हो सकता है टीचर का बैकग्राउंड, या अगर हम कहें कि जो लर्नर है, ठीक है, उसने अभी नहीं अवेलेबल है, आपके पास टेक्स्ट बुक है कि नहीं है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेफ केयरिंग वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है कि नहीं है, इन सबको तो आप लर्निंग एनवायरनमेंट में मानेंगे। बट क्या ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड किसी का लर्निंग एनवायरनमेंट में आए? तो ये ऑफकोर्स आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग टीचिंग? अब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है? आई होप समझ में आ रहा है आपको टॉपिक। देखिए जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जब आप डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीज़ें आपको पता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजीली आप वहाँ पे कर पाएंगे। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है वो एक से ज़्यादा टॉपिक से रिलेटेड हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो आपके हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल और परसों जो क्लासेस होंगी आपकी सेम टॉपिक पे, उसमें हम थोड़े से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, देयर विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग टीचिंग? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, दैट इज टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स अगेन आपका इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। टीचिंग मेथड या मेथडोलॉजी एक टीचर की हो सकती है जो खुद पढ़ा रहा है, ठीक है, वो कौन से मेथड्स को यूज कर रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, दैट इज टीचिंग मेथड्स। अब यहाँ पे अगर टीचिंग एड्स की बात की जाती, सपोर्ट सिस्टम की बात की जाती, तो वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं किस तरीके से आपको कौन से मेथड्स यूज करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, मैंने एक आपको मतलब मैं PPT के थ्रू पढ़ा रही हूँ आपको, आप ऑनलाइन देख रहे हैं क्लासेस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, ये मेरा खुद का टीचिंग मेथड है। आपका ये जो फैक्टर होगा ये आपका फैक्टर रिलेटेड टू टीचर होगा, ठीक है। ओके, जल्दी से आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अगेन पूछा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सा टॉपिक नहीं है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते थे कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। पहला अगर हम ऑप्शन देखें, पुअर रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड लॉ मेकर्स, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, किसके बीच की रिलेशनशिप की बात करें, लॉ मेकर्स की और इंस्टीट्यूट की। जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसका वहाँ के लॉ मेकर्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो आपका इफेक्ट करेगा टीचिंग पे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि लॉ मेकर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, आप कोई भी इनलीगल काम करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, तो उसकी वजह से कभी ना कभी ऐसा होगा कि लॉ मेकर्स आपको ट्रबल करेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से टीचिंग इफेक्ट हो सकती है। बट ये जो फैक्टर है आपका, ये किसकी पार्ट से हो रहा है, ये हो रहा है इंस्टीट्यूशन के पार्ट से। उसी तरह इनएडिक्वेट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी, अगर आपके
इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, तो ये किसकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? ये अगेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कोई टीचर तो ऐसा नहीं करेगा ना कि अपने घर से लेके जाएगा रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड टीचिंग फैसिलिटीज़, कि वो ब्लैक बोर्ड लेकर जा रहा है अपने घर से, अपनी तरफ से लेकर जा रहा है। ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट होंगी, ये वो इंस्टीट्यूशन को वो सारी पॉलिसीज़ बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये सारे फैक्टर्स आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। बट अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये आपका टीचर से रिलेटेड है। टीचर के पास कैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की टीचिंग देगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर जो हो गया ये टीचर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग टीचिंग। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि नहीं अफेक्ट करता है, मतलब नहीं अफेक्ट करता है, सॉरी नहीं रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन से अफेक्टिंग टीचिंग। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, और जितने फैक्टर्स मैंने कराए हैं, मतलब जिस हेड में मैंने जितने फैक्टर्स कराए हैं उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल, जब भी आप देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल जो रियल सिचुएशन है या रियल लाइफ सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है, उनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो चीज़ अप्लाई हो रही है या नहीं अप्लाई हो रही है। ओके, सो राइट आंसर इज okay, I haven't written it there. Okay, so right answer will be lack of, sorry, I think, okay, right answer is B, that is readiness to learn. readiness to learn जो है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जो ये होगा, ये जो फैक्टर है आपका, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका लर्नर से रिलेटेड है, ठीक है। जो लर्नर होगा उसके अंदर कितनी ज़्यादा सीखने के लिए तत्परता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की टीचिंग ले रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपके जो भी हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जैसे कि फ्रिक्वेंट करिकुलर रिव्यू कौन करता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो करता है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी जो कैपेसिटी है आपकी, ठीक है, उससे ज़्यादा लोगों को रख लिया है अपने स्कूल में, समझ रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपके मान लीजिए आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कैपेसिटी है 100 बच्चों की और आपने 150 बच्चों का एनरोलमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है। टीचर खुद से तो नहीं किसी को एनरोल करता है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछो आप लोग, ओवर पॉपुलेशन मैं जो समझा रही हूँ आपको, आई होप समझ में आ रहा है कि देखिए ओवर पॉपुलेशन कब होगा स्कूल में या किसी कॉलेज में, क्यों होगा, तब होगा जब जो मैनेजमेंट है उसने ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया है या फिर ज़्यादा लोगों को उसने स्टूडेंट्स को ज़्यादा एनरोल किया है। इस कंडीशन में कोई टीचर ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से अपने स्टूडेंट्स को एनरोल कराए। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है आपकी टीचिंग इंस्टीट्यूशन की। ओवर पॉपुलेशन किस तरीके से लर्निंग को अफेक्ट करेगा ये समझिए। जब ओवर पॉपुलेशन होगा, इस क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो टीचिंग का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं उसका डिग्रेड होगा, ठीक है। लेवल जो होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है ओवर पॉपुलेशन। ओके, स्टाफ स्ट्राइक, अगेन अगर स्टाफ स्ट्राइक होती है तो वो भी फैक्टर जो है वो टीचिंग से, सॉरी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वो चीज़ उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। वो चाहे तो वो सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम है, या तो उसको अराइज ना होने दे या तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। तो अगेन ये किसके पार्ट पे है, ये आपके इंस्टीट्यूशन के पार्ट पे है, ठीक है। अब ये सारे जितने भी मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ ये कैसे रिलेटेड हैं ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं, तो ही आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका मेंटल लेवल चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपको रियल में कितना ज़्यादा पता है, रियल लाइफ सिचुएशन को आप कितना ज़्यादा देखें, आपको किस तरीके से सिचुएशन के बारे में रियल में पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी अफेक्टिंग टीचिंग। ओके, जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से रिलेटेड नहीं है। ओके,
सो राइट आंसर इज डी, दैट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ईज ऑफ एक्सेस, ऑफकोर्स कोई चीज़ कितना ज़्यादा सरल है, उसको उपयोग करना कितना सरल है, ये आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से रिलेटेड है। कोई मान लीजिए कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, मान लीजिए कि आपको स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है या आपको ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आप कितने अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं, वही ईज ऑफ एक्सेस होता है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी से रिलेटेड होगा। यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, मान लीजिए कि आपने अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड आप यूज़ करें, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, जो भी मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, स्मार्ट बोर्ड को कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, ये नहीं पता है। या मान लीजिए आपने टैबलेट्स सबको दे दिए, सब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के, आपके क्लास के, उनको सबको आपने टैबलेट्स दे दिए, बट उनको पता नहीं कि टैबलेट को यूज़ कैसे करना है। तो यूज़र फ्रेंडली कैसा है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी से रिलेटेड होगा। क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी यूज़ करें तो वो चीज़ क्रिएटिव होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो अगर यहाँ पे मैंने क्रिएटिविटी की जगह क्रिएटिव लिखा होता और इंटेलिजेंस की जगह कुछ मतलब इंटेलिजेंस फैक्टर ना होता यहाँ पर, तो अगेन हमें समझ में आता या नॉलेजेबल होता है या कुछ ऐसा होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी से हम उसको रिलेट कर सकते थे। बट इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का मतलब ये हुआ कि किसी ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रिलेटेड होगा लर्नर से, ठीक है। लर्नर कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, या जो टीचर है वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना क्रिएटिव है, ये फैक्टर आपका होगा डी का, ठीक है। समझ में आया? कोई ऐसा फैक्टर है जो नहीं समझ में आया हो? उमेद सिंह, आपको कौन सा फैक्टर इसमें से समझ में नहीं आया, प्लीज़ बताइए। ओके, काफ़ी सारे लोगों के आज 9 और 10 मार्क्स हैं, दैट्स वेरी गुड। देखिए जिनके भी 8 मार्क्स हैं, प्लीज़ एक बार आप बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, फिर से सारे फैक्टर्स को पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा फैक्टर्स को रिलेट करने की, ठीक है। ओके, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ 10th को। देखिए विच ऑफ दीज आर नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, वो सारी सुविधाएं जिनके थ्रू हम टीचिंग का आदान प्रदान करते हैं या टीचिंग को हम देते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। उसमें आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड्स हो सकता है, जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, जितने आपका सपोर्ट मटेरियल है वो हो सकता है। अब ये सारी फैसिलिटीज़ अफेक्ट करती हैं टीचिंग को, हमें ये पता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो नहीं अफेक्ट करेगा? ईज ऑफ एक्सेस। अगेन वो फैसिलिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ईजी है कि नहीं है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली, अगेन इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी से रिलेटेड है। क्रिएटिव है और इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, वो भी आपका रिलेटेड है। बट इंटेलिजेंस क्या कोई फैसिलिटीज एंड क्रिएटिविटी, ओके। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहे हैं, रोशनी कह रही है, बट है नहीं। देखिए हाँ, क्वेश्चन हो सकता है देखने में इजी लग रहा हो बट हो नहीं। बट अगर आप एक बार बेसिक वीडियोस पढ़ लेंगे, आप सारे फैक्टर्स को एक बार माइंड में रखेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। इसीलिए जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि कौन सा टॉपिक है, तो वो जब आप टॉपिक पहले से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि जब भी मैं आपको बताऊं कि आज ये वाला टॉपिक हम लेने वाले हैं या ये टॉपिक पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उनके जो भी बेसिक वीडियो मैंने प्रोवाइड किए एक बार उनको देख लिया कीजिए, ठीक है। आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो आप एक बार उनको पढ़ लिया कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप सबको क्लास का जो भी टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा, ओके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन कल का जो टॉपिक होगा वो अगेन सेम होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग होगा आपका। थोड़े से और ज़्यादा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके रोशनी, आप न्यू हैं, रोशनी बोल रही हैं कि आप वो न्यू हैं, तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस देख लीजिए जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोस हैं, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।